आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में मैं सूबेदारी गेस्ट हाउस के एक सहन के अंदर तालाब में मौजूद हूं। आज मेरे साथ बैठे अटल समाज के बानी, उसके कर्ता धर्ता, उनके अध्यक्ष जिनका नाम है नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब। ये हमेशा चर्चा में रहते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दे लेके चलते हैं। कभी आरक्षण का मुद्दा, कभी गरीबों का मुद्दा, कभी राशन का मुद्दा, कुछ ना कुछ। आजकल आरक्षण की हवा चल रही है। अब हल्के हल्के दबे दबे अल्फाज में मुस्लिम आरक्षण की भी बात उठ रही है। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज चारों तरफ आरक्षण की बात चल रही है। हमने देखा है कि आपने कई बार मुस्लिम आरक्षण पर भी आवाज़ उठाए थे। अब सवाल ये, एक नए समीकरण में और आप 75वां जो है तो आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। 17 सितंबर को जो है तो आज़ादी मतलब मराठवाड़ा आज़ाद हुआ था, उसका एक खुशी के पल मना रहे हैं। तो ये आज़ादी के बाद के सालों को, पल को आप कैसा देखते हैं और आप क्या सोचते हैं और आपका संदेश क्या है? पहले तो मैं सभी देशवासियों को और मेरे शहर के तमाम दोस्तों बुज़ुर्गों को जो है तो आदाब सलाम पेश करता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम निज़ाम हुकूमत से हमें आज़ादी मिली जी, जैसे हम 17 सितंबर मनाया जा रहा है जी, और इसे जो है तो बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, जिसे मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल होते हैं। तो मेरा मीडिया के माध्यम से मुस्लिम समाज को ये मेरा मैसेज है कि वाकई में आपको लगता है कि आपको आज़ादी मिली। जी, हमें ऐसा लगता है कि निज़ाम की गुलामी अच्छी थी, क्योंकि आज तक हमें किसी भी प्रकार का या किसी भी तरीके की कोई सहूलत आज तक हमें मिली नहीं। हम निज़ाम कालीन में थे, हमें हर तरीके की सुविधाएं थी और हमें ही नहीं, हर धर्म के व्यक्ति को। और ख़ुसूसन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निज़ाम सरकार में जो है तो मराठों को आरक्षण दिया गया था। जी, मराठों को आरक्षण दिया गया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज निज़ाम को ये बताया जाता है कि वो क्रूर बादशाह थे, वो जो है तो इंसाफ नहीं करते थे, उन्होंने जो है तो गैर मज़हब के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। तो फिर आज ये इतिहास बता रहा है, इस पेपर में भी आया है कि मराठों को जो है तो निज़ाम सरकार में जो है तो आरक्षण दिया गया था। तो आज जब हमें मराठवाड़ा में लिया गया, इस देश की आज़ादी में हमको लिया गया, तो हमें फिर आरक्षण क्यों नहीं, हमें इंसाफ क्यों नहीं? ये मैं इस राज्य सरकार से, इस केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ। एक मुस्लिम समाज के से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उसी के मद्देनज़र जो है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार को, तो हमें इंसाफ क्यों नहीं दिया गया? सर, जैसा आपने कहा है, लेकिन सवाल ये देखिए, हमारा देश लोकतंत्र से आज़ाद है और यहाँ हमारे कई मुस्लिम आमदार, कई अगर उठा के देखें, कई मुस्लिम आमदार गुजरे, खासदार गुजरे। तो ये कम से कम कहने का मुस्लिम नेताओं की जवाबदारी थी ना भाई। आप सरकार ने कोटे के तहत बोलो, एक माइनॉरिटी का ख्याल करते बोलो, मुसलमानों का ख्याल करते बोलो, एक मुस्लिम चेहरे को आगे किया। कई मुस्लिम चेहरे हैं वो आगे आए, नाम गिनाते बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये इनकी जवाबदारी थी ना कि मुस्लिम समाज के लिए सरकार से लड़ते भिड़ते, जैसा आप आरोप कर रहे हैं कि हमको नहीं मिला। तो फिर इसमें सरकार की क्या गलती है? देखिए, मुस्लिम समाज के अभी तक के जितने भी नेता जो मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करते हैं जी, मैं एक समाज सेवक होने के नाते से जो है तो हम समाज में जो है तो कई लोगों से संपर्क करते हैं, उनसे मुलाकात लेते हैं। तो अभी तक का जो रुझान है जी, और जहाँ तक कि मैं औरंगाबाद की हद तक की बात कर रहा हूँ जी, ऐसा कोई नेता या ऐसी कोई पार्टी जिसने मुसलमानों की, मुस्लिम समाज की जो है तो एकजुट होकर एक ताकत बनकर ऐसी रहनुमाई की नहीं, और जो है तो अभी तक सिर्फ अपनी मफाद की खातिर जो है तो दलाली का काम किया है। मैं अलल ऐलान जो है तो मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने सिवाय दलाली के कोई काम नहीं किया है। मुस्लिम समाज को रास्ते पर लाना चाहिए था,
इंसाफ मिलता नहीं है। इंसाफ के लिए लड़ाई करना पड़ती है, जद्दोजहद करना पड़ती है, तब जाके कोई चीज़ मिलती है। आज हमें सरकार ने जो है तो एक मोहरा बना दिया है। जी राष्ट्रवादी आती है 150 लेके चल जाती है, कांग्रेस आती है 10-20 हज़ार लेके चल जाती है, शिवसेना आती है 150 हज़ार जो है तो वोट लेके चल जाती है। इसी तरीके से जो है तो महाराष्ट्र की नहीं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो वोटिंग को है वो जो है तो दलालों के थ्रू जो है तो बंटवारा कर दिया गया है और मुसलमानों का एक प्लेटफार्म बनने नहीं दिया गया है। इस वजह से मुसलमान जो है तो तमाम आरक्षण से, सहूलतों से वंचित है। सर, जैसा अभी आपने कहा है कि जैसा कि भाई ये दलालों के, मेरा सवाल ये है, जैसा आपने अभी पहले शुरुआत में कहा था कि भाई सरकार पे आपने नाराजगी जताई थी बिल्कुल कि अभी निज़ाम का दौर अच्छा था। मेरा वही सवाल है कि जब ये देश आज़ाद हुआ, एक बड़े हिंदुस्तान में मतलब हम जम हो गए, जी, बिल्कुल इतना बड़ा देश हमको मिला, ठीक है सर, तो फिर इसमें जब हमारे नेताओं की गलती थी तो फिर एक सवाल तो उभर के आता ना, फिर हम किस मुंह से, चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, जी। ये सरकार को किस मुंह से बुरा बोलते? मतलब मेरा सवाल क्या है कि जब सरकार, जब गलती अपने नेताओं की है तो उनको किस मुंह से बुरा बोलते हैं? देखिए, हम सरकार को इस वजह से बुरा बोल रहे हैं, और आज जो बोलने की वजह ये है कि सरकार ने जो है तो हमारी कंडीशन को देखना चाहिए, जी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखना चाहिए, और जितने भी रिपोर्ट है उसको देखना चाहिए सरकार ने, और उसके मद्देनज़र जो है तो हमें जो है तो आरक्षण देना चाहिए। हमें जो 5% आरक्षण दिया गया था वो भी जो है तो डिज़ोल्व कर दिया गया। आज जो है तो मुस्लिम समाज जो है तो निचले स्तर पर जा रहा है। जी आज ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी उससे भी जो है तो नीचे जा चुका है। जी तो मुस्लिम समाज, जब तक आप एक समाज को ऊपर लाने का काम नहीं करेंगे तो वो समाज आपका कैसा आपके ऊपर विश्वास करेगा और कैसा वो इस आज़ादी को मनाएगा। आज जो आप आज़ादी का अमृत मनाने जा रहे हैं, तो मैं आपसे मीडिया के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम ये आज़ादी समझे इसे कि इसे गुलामी समझे, क्योंकि हम निज़ाम कालीन में जो है तो हमें जो है तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दी गई थी। आज जो है तो उसके ऊपर भी जो है तो माफियाओं के कब्जे है। जी आज जो है तो वक्फ बोर्ड की कई ज़मीनात खाली है, पर वहाँ पर किसी मुस्लिम समाज को बिठाया नहीं जाता, उसे वो ज़मीन उन्हें इशू नहीं की जाती। आज जो है तो ज़मीनों के ऊपर माफिया बैठे हैं, ये माफिया कब हटेंगे? क्या हम किस तरीके से हम जो है तो ये आज़ादी का जश्न मनाएं? हमें तो ऐसा लगता है कि 17 सितंबर को हमने काले कपड़े पहनकर जो है तो रास्ते पर उतरना चाहिए। ये मुझे लगता है, ये मैं एक समाज में जो मुझे समाज का दुख है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज़ादी नहीं, हमें निज़ाम की गुलामी चाहिए, वापस चाहिए। क्योंकि हमें जो है तो निज़ाम के हुकूमत में जो है तो जो हमें सहूलतें थी, आज वो हमसे छीन ली गई। अगर हम कब तब विश्वास करेंगे सरकार के ऊपर, जब हमें जो है तो न्याय मिलेगा, जो है तो हमें आरक्षण मिलेगा, जो है तो हमें वक्फ बोर्ड की ज़मीनात के ऊपर जो हमारे गरीब मुसलमान जिनके पास जो 100-200 रुपये 500 रुपये कमाते हैं और जो है अपना गुजर बसर करते हैं, ऐसे लोगों के पास में आज 5,000 का किराया भरने की औकात नहीं है उनकी। आज ऐसी जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है जो खालिस मुसलमानों के वास्ते दी गई है, तो ऐसे मुसलमानों को वो ज़मीन इशू कीजिए। आज जो है तो आज हमारे प्रधानमंत्री जो है तो बहुत निडर फैसले लेते हैं। तो मैं आज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, इस समाज की तरफ भी देखिए। आवास योजना जिस तरह से आप चला रहे हैं, कुछ एक ऐसी वक्फ बोर्ड की योजना चलाइए जिसमें जो है तो मुसलमान, गौर गरीब मुसलमानों को जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन दी जाए। सर, लेकिन अभी आपने कहा है कि उनकी गुलामी है, लेकिन अब हमने बड़ों को सुना है, पेपर में तो सब आता है कि हालात कैसे थे, किस तरह कत्लेआम हुआ, लेकिन कुछ कहीं कहीं ये बात भी निकल के आती है कि मुट्ठी भर जो कह सकते हैं वो रज़ाकार जो फौज थी, क्या थी, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। तो कहने सुनने में आता है कि उनका भी बहुत जुल्म बढ़ गया था। तो वो घटना को कैसा देखते फिर आप? देखिए, हमने रज़ाकारों को देखा नहीं जी, हमने रज़ाकारों को देखा नहीं, मगर सरकार हमको आज की कंडीशन में देख रही है। आप जो है तो बैग जो पुराना जो हो गया है, वो हालात को छोड़िए। जी निज़ाम के हुकूमत में हमको क्या सहूलतें थी, हम वो नहीं मांग रहे, लेकिन आज हमें हमारा हक दीजिए ना। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, आरक्षण है। आज जो है तो जयरंगे पाटिल जालना में आंदोलन कर रहा है। जी मुस्लिम जो है तो मराठा आरक्षण के लिए बहुत सारे जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं, जी। उपोषण चल रहे हैं। और जो है तो खुद जयरंगे पाटिल कह रहा है कि निज़ाम कालीन में जो है तो मराठों को कुनबी बोलकर जो पदवी थी, जी जी उसके तहत उनको आरक्षण दिया गया था। जी तो क्रूर बादशाह कौन? निज़ाम? क्या आप लोग? मैं ये सरकार के ऊपर कहना चाहता हूँ
ये सरकार कह रही है कि जो है तो निज़ाम कालीन में जो है तो क्रूर बादशाह थे, उन्होंने जो है तो हिंदू समाज के ऊपर और दीगर समाज के ऊपर जो है तो जुल्म किया। तो मेरा ये बोलना है कि आप ये मीडिया वाले जाकर वो जयरंगे पाटिल से क्यों नहीं पूछ रहे हैं जी कि आप जो सवाल कर रहे हैं कि निज़ाम कालीन में हमको आरक्षण दिया गया था, तो जब जो जिस हुकूमत में जी मराठों को आरक्षण दिया गया हो, जी उनको इंसाफ दिया गया हो, तो आप उनको जो है तो क्रूर कैसे कह सकते हो, या फिर उनकी हुकूमत को आप गलत कैसे साबित कर सकते हो। जैसे आज मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर जो है तो मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, ये मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्योंकि अगर हमें इंसाफ मिलता तो आज मैं ये नहीं कहता कि 17 सितंबर को मैंने काले कपड़े पहन के रोड के ऊपर उतरना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं आज जो है तो आज़ाद हुआ हूँ। सर, आपने अभी वक्फ बोर्ड का मसला उठाया है। देखिए, सरकार ने मुसलमानों को, मैं कुछ सरकार का नुमाइंदा ही नहीं हूँ, लेकिन जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा। सरकार ने वक्फ बोर्ड की ज़मीनात की सुरक्षा के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया है। चपरासी से लेकर वक्फ मंत्री मुसलमान होता है, तो इसमें सरकार की ये गलती है। सब तो मुसलमानों के हाथ में दिया ना। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान, वक्फ बोर्ड मेंबर मुसलमान, सीओ मुसलमान, मेंबर मुसलमान, वहाँ का चौकीदार मुसलमान, चपरासी मुसलमान, फिर सब कुछ मुसलमानों के हाथ में दे दिया, तो अब सरकार पे कहाँ पर दोष जाता? देखिए सर, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है आज बिल्कुल वहाँ पे जो काम करने वाले हैं आज जो है तो वो काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज है के ही सभी बंदे हैं वहाँ पर काम करने वाले। आपका बिल्कुल सवाल सही है, लेकिन सरकार ने जो ज़मीनें दबा कर रखी है जी, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है जिसे सरकारी ऑफिसेज में जो यूज़ किया गया है जी, या आगे यूज़ करने वाले हैं जी, और कुछ प्रोजेक्ट सरकार ने ऐसे बनाई है जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात के ऊपर है जी, तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, ये हुकूमत से कहना चाहते हैं कि ये ज़मीनात सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए दी गई है जी। ये किसी गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए नहीं दी गई, या किसी कार्यालय के लिए नहीं दी गई, या किसी गेस्ट हाउस के लिए नहीं दी गई, या किसी पुलिस स्टेशन के लिए नहीं दी गई। ये ज़मीनात सिर्फ़ और सिर्फ मजलूम, बेवा, बेकस, बेसहारा लोगों के लिए ये वक्फ की गई हुई प्रॉपर्टी है, जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक है। और मैं ये सरकार से और जो है तो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई GR लाया जाए, जिससे जो है तो ये गौर गरीब मुसलमानों को ये ज़मीन दी जाए। इसमें GR लाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वक्फ बोर्ड का कानून और वक्फ बोर्ड का जो कायदा है वो यही कहता है कि ये ज़मीन किसी भी कार्यालय के लिए यूज़ की नहीं जा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ गौर गरीब मुसलमानों के लिए दी गई, वक्फ की गई ज़मीन है। सर, अभी जैसा आपने कहा है कि भाई मतलब ये कानून सारी बातें, फिर जो बड़े फिर मैं सवाल वापस दोहरा रहा हूँ, इसलिए इतने मुस्लिम मुसलमान आमदार गए, खासदार गए इतने सालों में, जैसा आप आवाज़ उठा रहे थे, तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको समझता नहीं था क्या कि तबाही हो? तो एक सवाल है ना भाई, सवाल ज़रा देखिए, आप देखिए, मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे पर बात करता हूँ कि आप जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही मुझे कि हमारे मुस्लिम नुमाइंदगी जो है तो इसके अंदर कमज़ोर पड़ी है जी। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम नुमाइंदगी को मुस्लिम समाज तक पहुंचने नहीं दिया नहीं गया जी। वो इसलिए नहीं उन तक पहुंचने दिया गया क्योंकि अगर मुस्लिम समाज अगर जाग जाएगा जी, तो ये जो बड़े बड़े अधिकारियों के जो बड़े बड़े गफले हैं हाँ, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के, जी जी, ये खाली करना पड़ेंगे। अच्छा। और जो भी नेता, अभी कुछ दिन पहले जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब ने भी बड़ी आवाज़ उठाई थी जी, मगर आवाज़ उठती है, उस आवाज़ के साथ में कभी इम्तियाज़ जलील साहब ने ये आवाज़ नहीं लगाई कि सभी मुस्लिम समाज ने जो है तो रास्ते पर आना चाहिए जी, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है तो मुसलमानों की है। आज खासदार साहब है, मुस्लिम नुमाइंदगी आज जो है तो शहर में नज़र आ रही है, औरंगाबाद शहर में जी। तो कल हो सकता है कि ये नज़र भी ना आए। लगता है आपको ऐसा? हो सकता है ना, ये राजकारण है, इसमें कब क्या होगा बोल नहीं सकते। हम जो है तो समाजकारणी लोग हैं, हम समाज के हित में लड़ते हैं और समाज की आवाज़ को उठाते हैं। तो मैं आज इम्तियाज़ जलील साहब से कहना चाहता हूँ कि आप अगर एक खासदार के नाते से अगर एक आवाज़ उठाएंगे, मुस्लिम समाज को अगर बुलाएंगे
कि आप आइए। और आपको मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ, खासदार साहब की एक खूबी बताना चाह रहा हूँ जी जी, बताइए बताइए। कि खासदार साहब ने जो है तो क्रांति चौक का जो कब्रिस्तान है अच्छा अच्छा। उसको लगकर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है, जी जी। जो बड़ी बिल्डिंग है अच्छा और बहुत सारी ज़मीन है वहाँ पर जो है तो तकरीबन 1-1.5 एकड़ ज़मीन जिसका फैसला आ चुका है, अच्छा हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि जी। ये ज़मीन खाली करके लेना चाहिए। अच्छा तो आज खासदार साहब जो है तो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है, अच्छा तो खासदार साहब ने जो है तो पूरा मोर्चा लेकर गए थे क्रांति चौक पर, अच्छा। जी और जो है तो वो खाली कराने के लिए जो है तो मुस्लिम बच्चों को जो है तो उकसाया गया था कि ये आज हमें खाली करना है। और वहाँ से जो है तो पुलिस कार्रवाई हुई, तमाम लोगों को उठाकर ले जाया गया। तो लेकिन जो फैसला हाई कोर्ट का आ चुका है वो ज़मीन आज तक खाली क्यों नहीं? और मैं इम्तियाज़ जलील साहब से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। कि क्या हुआ, उसके बाद से आपने वो आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी हर बार ये तय कोशिश करता हूँ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन आज जो है तो मुसलमानों को मिली जाए। मैंने 2000 फाइल्स आपने कवर किया था। जी 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 मुस्लिम समाज के जो बेघर है, जी मेरी उनके पास उनकी जो है तो जो फाइल मैंने सबमिट किया है वक्फ बोर्ड में, जी। उसकी रिपोर्ट भी है मेरे पास, उसकी ओसी भी है मेरे पास। तो क्या बात है जो है तो अपने कांचनवाड़ी में 23 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, जी आज उसके ऊपर मुसलमानों को क्यों नहीं बिठाया जा रहा? कौन से माफिया को देने की है? मैं ये इम्तियाज़ जलील साहब से पूछना चाहता हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम खुद आए थे इस वार्ड के ऊपर जी और उन्होंने जो है तो वो ज़मीन को खाली कराया। जी। तो जो ज़मीन खाली है तो उसके ऊपर कौन से माफिया को बिठाने का है आपको? तो क्या ये गौर गरीबों को आज दे नहीं सकते कि जो मैंने 2000 जो मैंने फॉर्म भर के लिया है, आप जो है तो आपके ज़रिए से सर्वे कीजिए, जो जिन लोगों को घर नहीं है उनके जो है तो सर्वे कीजिए और उनको जो है तो ये ज़मीनात में जो है तो बिठाइए। ये हमारी ज़मीन है, ये वक्फ का कानून भी बोल रहा है कि गौर गरीबों के लिए उन्हें भाड़ा पट्टा बिठाइए किसी तरीके से। आप खासदार साहब जो है अगर एक आवाज़ उठाएंगे तो 10 लाख लोग आ जाएंगे, 1 लाख लोग आ जाएंगे। हम जब रोड पे उतरेंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन झुकेगा जी। और प्रशासन झुकेगा तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। और जो गौर गरीबों के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनको इंसाफ मिलेगा। नज़ीरुद्दीन फारूकी को 1 एकड़ ज़मीन मत दीजिए कॉलेज बनाने के लिए। जी। किसी नेता को जो है तो कॉलेज बनाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के फुकट किए गया। कहीं ना कहीं गौर गरीबों का ख्याल किया गया। हमारे वो गयूर बुजुर्गों ने जी उनका ख्याल किया कि आने वाली नस्लों में कहीं गरीबी का सामना करना पड़े तो उन्हें इस ज़मीनात से जो है तो उनको जो है तो गुजारा करे। इस तरीके की सोच थी हमारे बुज़ुर्गों की और उसी की सोच के तहत जो है तो उन्होंने ये वक्फ करके गए हैं। ये कुत्तों को, कमीनों को खाने के लिए छोड़ करने गए। आज मैं जो ये जुमले गलत यूज़ कर रहा हूँ, आज इम्तियाज़ जलील साहब खुद जो है तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बैठे हैं। जी। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं उसके तहत बोलूँगा। आज 600 रुपये के किराए में 3 मंजिले की बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं ये ऐसा बोलता हूँ तो लोग कहते हैं अरे अपने वाले को, अपने नेता को, अपने लीडर को क्यों बुरा बोल रहे हैं, उनकी खूबियाँ जो खराबियाँ है वो क्यों बाहर ला रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौर गरीबों के तरफ देखिए। आज अल्लाह ने आपको जो है तो नवाजा है जी। आप जो है तो ऐसे 10 बिल्डिंग ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो क्या वो वहाँ पर जो है तो 1000 रुपये रोज़ से जो है तो एक टपरी चला रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर? जी। क्या उस ज़मीनात के अंदर, वो ज़मीन के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर क्या उन गरीबों को बिठाया नहीं जा सकता क्या? मेरा दर्द नहीं, ये मैं गौर गरीबों का दर्द बता रहा हूँ। आज जो है तो 500 रुपये कमाने के लिए कितनी जद्दोजहद करना पड़ती है। आप वक्फ बोर्ड के जो कलेक्टर ऑफिस के, रजिस्ट्री ऑफिस के पास जो टपरियाँ लगा कर बैठे हैं उनसे पूछिए। सर एक सवाल है, इतना बड़ा वक्फ बोर्ड है, इतना बड़ा वक्फ मंत्री है, हाँ, तो जैसा लोग, मैं भी शहर में घूमता हूँ, लोग बोलते हैं यार वो खाद्य इंतजारी साहब क्या कर रहे हैं। आप फिर वो बहुत से कमेंट आते हैं कि भाई दूसरे मुस्लिम नेता नहीं थे क्या, अकेले खासदार क्या करेंगे। मेरा सवाल ये बहुत खुला है कि अकेले खासदार महाराष्ट्र में इमाम का खासदार, हाँ, और वो अकेले जो है तो वक्फ बोर्ड मेंबर भी है, ठीक है, क्या वो इतना बड़ा दम खम ताकत रखते क्या, जैसा आरोप लगा रहे हैं आपके भाई उन्होंने करना चाहिए, फिर दूसरे क्या कर रहे फिर? सर मेरा ये बोलना है कि जिस तरीके से मुसलमानों ने, मैं खालिस मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, और दीगर समाज के लोगों ने भी उनको वोट दिया है, ये इस बात को माना जो है तो इग्नोर नहीं किया जा सकता।
मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुसलमानों ने इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर विश्वास किया, जी मैंने खुद ऐलान कहता हूँ, मैंने इम्तियाज़ जलील साहब को वोट मारा हूँ। जी जी। कोई समाज सेवक बोलेगा नहीं, क्योंकि हम जो है तो हर नेता के पास जाते हैं, हाँ मगर हमें कहीं ना कहीं लगा कि एक एजुकेटेड बंदा है, जी एक सुशिक्षित बंदा है, जी। जो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज के हित में काम करेगा। जी और लोग कहते हैं कि वो तो बहुत काम कर रहे हैं। अरे ठीक है, आप काम कर रहे हैं, कौन से तरीके का काम है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं सवाल है। ये था साहब मेरा, वो अकेले कर सकते क्या? देखो अकेला एक खासदार सर और वक्फ बोर्ड में जो तो बॉडी होती है, वहाँ पर सहमति से मतदान भी, मतलब एक वो सहमत तो बनती मैं है। यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर नज़ीर फारूक की आवाज़ उठाएगा तो 100 लोग आएंगे, अच्छा मगर इम्तियाज़ जलील साहब अगर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने इनको खासदार बनाया है उनकी आवाज़ के ऊपर तमाम लोग आकर खड़ेंगे, और जब आकर खड़ेंगे तो ये सरकार को जो है तो इंसाफ करना पड़ेगा। आज हम जो है तो आरक्षण के मुद्दे के ऊपर आज एक जयरंगे पाटिल ज़रा से देहात के अंदर बैठकर पूरे महाराष्ट्र में तहलका मचा दिया है उसने। जी तमाम महाराष्ट्र के नेताओं को वहाँ जाकर झुकना पड़ रहा है, जी कहीं ये मर गया तो कहीं हमारा राजकारण न खराब हो जाए। जी। तो ऐसे कई नज़ीर फारूकी बैठे हैं जो अपने आप को आग लगा सकते हैं, आप हाँ। लगा लेंगे? आग लगा सकते हैं। इम्तियाज़ जलील साहब ने आवाज़ उठाना चाहिए। सिर्फ मैं अल्लाह ऐलान आपके, अगर हमारे आरक्षण मुस्लिम समाज के लिए अगर एक नज़ीर फारूकी को अगर बलिदान देना पड़े और उसके लिए जद्दोजहद करना पड़े, तो मैं आपको कहता हूं, मैं इम्तियाज़ जलील साहब के मोर्चे के अंदर अपने आप को आग लगा दूंगा। साहब सवाल ये है, जो ठीक है आपकी शिकायत थी 2 मिनट के वास्ते जायज़ है, सवाल ये वक्फ बोर्ड में बैठे हुए वो काय के लिए बैठे? फिर टाइम पास के लिए बैठे क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कमेंट आता है, वो टाइम पास के लिए बैठे फिर? वक्फ बोर्ड के अंदर जो कर्मचारी बैठे हैं, नहीं वो दूसरे वो मेंबरान क्या कर रहे? देखिए मेंबरान सिर्फ पैसा लेने के लिए बैठे हुए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है तो मुस्लिम समाज के नेता को सिर्फ नेता बनने का अधिकार है। अच्छा, सिर्फ नेता बनने का? नेता बनने का अधिकार है। अगर वो इससे ज़्यादा का अधिकार अगर लेने की कोशिश करता है तो उसको उसे पद से हटा दिया जाता है। जी। उसका पद उसको इसलिए दिया जाता है कि आप हमारे चाटुकार हैं, आप हमारे कठपुतली हैं, आप हमारी आवाज़ के बाद में कोई आवाज़ नहीं लगा सकते, हम जैसा कहेंगे तुम वैसा करेंगे। ये है मुस्लिम नेता। मतलब आपका खुले अल्फाज में बोलना ये कि इम्तियाज़ जलील साहब अगर जनता को साथ में लेके आते हैं तो सरकार झुकने पे मजबूर होगी? बिल्कुल झुकने के मजबूर होंगी, और इम्तियाज़ जलील साहब के साथ में पूरा समाज खड़े रहेगा। इससे पहले जो है तो मुस्लिम इम्तियाज़ जलील साहब ने जो स्टंट किया था, जी मैं स्टंट कहूँगा, अच्छा किसी मुद्दे को जिंदा रखना, अच्छा उसे कार्य कहते हैं। अच्छा किसी मुद्दे के ऊपर बारंबार काम करना, अच्छा जैसा आपने देखा है, मैं मियाँ मिट्ठू की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। मैं मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को जो है तो कंटिन्यूटी में जो है तो पत्र व्यवहार करता हूँ, जी और बार बार आपने कई बार जो है तो जी जी उसको कवर भी किया। जी अगर आप कोई चीज़ को एक बार करते हैं अच्छा और उसे बंद कर देते हैं तो उसे स्टंट कहा जाता है, अच्छा उसे समाज के हित का काम नहीं कहा जाता। जी तो मैं ये इम्तियाज़ जलील साहब की चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप स्टंट नहीं, आप हक की आवाज़ लगाइए। इंशाल्लाह पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरे देश के मुसलमान आपके साथ खड़े होंगे, और इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आप 17 सितंबर को आप जो है तो इसकी संगे बुनियाद डालिए, हम जो है तो इसका विरोध करेंगे। 17 सितंबर को जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, जी इसका हम जाहिर जो है तो हमें आरक्षण, हमें किसी तरीके की सहूलत, आरक्षण अगर हमको नहीं मिलता है, हमको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार नहीं मिलता है, तो हम जो है तो इनका जाहिर निषेध करेंगे। आप जो है तो इसका ऐलान कीजिए। मैं चैनल के माध्यम से इम्तियाज़ जलील साहब से कहता हूँ, और हम जो है तो हर समाज सेवक आपके साथ खड़े हुआ है, और मैं तो बोलता हूँ समाज सेवक ही नहीं, हर मुसलमान आपके साथ खड़े हुआ नजर आएगा आपको इंशाल्लाह। सर, मगर 17 सितंबर एक आज़ादी का दिन है, एक जश्न का दिन है, और इतने बड़े जश्न का दिन मैंने आपको पहले ही कहा कि आज़ादी कैसा मनाएंगे हम। हमें निज़ाम कालीन में, निज़ाम हुकूमत में जो सहूलतें थी, मराठों को आरक्षण था, जी मराठों को आरक्षण था। आज तो हम जो है तो इनके हम किस तरीके से आज़ादी मनाए? ये सवाल है आपका? ये मेरा सवाल है, और ये मेरा सवाल उन नेताओं को भी है जो कहते हैं कि
निज़ामों की कब्रों को खोद कर फेंक देना चाहिए। जी तो मैं उन मराठों से और जो दिगर से कहना चाहता हूँ जी कि आप कह रहे हैं कि निज़ाम की कब्रों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जी। जिस निज़ाम ने मराठों को आरक्षण दिया है। जी और मराठे जो कि आज मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार, पंत प्रधान क्या क्या है, सब इनके समाज के हैं। जी तो आज इनके भव्य मूर्तियाँ बनाए जा रहे हैं, जी जिसने खुद के समाज को इंसाफ नहीं दिया। जी अब फिर आप किस तरीके से बताते हैं कि निज़ाम की कब्रों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए? आपने पहले तो इसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए कि किसकी कब्रों को उखाड़ के फेंकना चाहिए और किसकी मूर्तियाँ बनाना चाहिए। जाते जाते 17 सितंबर के दिन हमारे मुख्यमंत्री साहब यहाँ आ रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल आ रहा है। एक खुशी का पल है, खुशी के खुशगवार माहौल है, एक खुशगवार यादें हैं। ठीक है, कुछ शिकायत हो सकती है, जायज़ भी हो सकती है, फिर भी एक कुछ संदेश, ताकि भाई सरकार के समझ में आ जाए कि वाकई ये काम करना चाहिए। कोई संदेश आपकी तरफ से है? मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से यही है कि अगर मुस्लिम समाज के ऊपर देखा नहीं गया, मुस्लिम समाज के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं दिया गया, मुस्लिम समाज को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो हमारे गयूर मुसलमानों ने देकर गए हैं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिसेस बने हैं, उसे डिज़ोल्व करके जो है तो वहाँ पे जो है तो मुस्लिम समाज को जो है तो जो वो जगह देना चाहिए। जो गौर गरीब जो जिनके लिए ज़मीन दे के गई है, उनके लिए ये जो है तो जगह देना चाहिए। अगर ये सरकार मुस्लिम समाज की तरफ नहीं देखेंगी तो ऐसे कई नज़ीर फारूकी जो है तो 17 सितंबर को काले झंडे बताने के लिए खड़े होंगे। ये आपकी नाराज़गी है कि शिकायत है, क्या ये हमारी नाराज़गी है। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम आज़ाद हुए, हमें आज भी लगता है कि हम गुलाम हैं। सर मैं जाते फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ। देखिए सवाल ये है, देखिए मराठवाड़ा आज़ाद हुआ, कई भाई सरकार ने आपके आमदारों को मौका दी, खासदारों को मौका दी। आप वक्फ बोर्ड की शिकायत कर रहे हो, आप वक्फ बोर्ड बना के दी, तो सरकार की गलती कहाँ थी? ये सरकार तो बोलेंगे ना कि हमने तो आपके आमदार चुन के दिए, आपके खासदार हमने मौका पार्टी टिकट दिए, हमने बोर्ड बना के दिया, अब सरकार की गलती इसके अंदर। सर पहले मैंने आपसे पहले ही इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि सरकार हमें सिर्फ मोहरे के तहत पद देती है। मतलब वो जो मोहरे है, मतलब वो यानी मैं तुमको खुला ऐलान कर रहा हूँ कि जो मुस्लिम नेताओं को आज रखा गया, सिर्फ वोट के बंटवारे के लिए इनको पद दिया जाता है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और आज मैं इम्तियाज़ जलील जो कर रहा हूँ, अच्छा जी, क्यों वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो अपने आप को मुस्लिम समाज के नेता जो जाहिर करते हैं, अच्छा, चाहे इम्तियाज़ जलील हो, चाहे असदुद्दीन आवेसी हो, चाहे अकबरुद्दीन आवेसी हो, कोई भी हो जी, ये जो अपने आप को मुस्लिम नुमाइंदगी करने वाले नेता बताते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप नुमाइंदगी कब करेंगे? जी, आप नज़दीक 17 सितंबर है, जी, उतरो रोड के ऊपर, बताओ हमें आज़ादी नहीं मिली, बताओ हमें जो है तो गरीबों को जो है तो घर देना है। साहब पहले विरोधी पक्षीय पार्टियां उनके ऊपर आरोप लगाती है कि ये रजाकार की पार्टियां हैं, और आप तो उसी दिन उतरने का बोले। बिल्कुल, जो ये देखिए रजाकार के जो पार्टियां है, तो इनसे पूछिए ना, ये चैनल वालों से और मीडिया वालों से कहो कि जाओ जयरंगे पाटिल से पूछो। मैं जयरंगे पाटिल का बार बार जो नाम ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ कि जयरंगे पाटिल के पास कौन सा दस्तावेज है जिसके तहत जो है तो वो आरक्षण जो है तो निज़ाम कालीन में आरक्षण दिया गया था। जी, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, वो बयान पेपर में भी आया, सही बिल्कुल बात, बिल्कुल बिल्कुल जो पेपर में आया है, मैं वही बात बता रहा हूँ कि निज़ाम ने इनको जो है तो आरक्षण दिया। जी, तो फिर आप हमको कब देंगे? ये सरकार से हमारा सवाल है। आप हमको अगर आरक्षण देंगे तो हम काले झंडे और रजाकारी की बात काय को करेंगे? अरे कौन रजाकार थे हमको थोड़ी मालूम। जी, हमारे समाज से थे, हमारे खून से थे, हमारे आबाओ अज़्मे थे, हमारे बुजुर्ग थे, कौन थे? तो कहने के साहब वो मुसलमान थे ना, किताबों में नाम आता मुसलमान थे वो। देखिए मुसलमान थे बिल्कुल। जी, आज एक जो है तो बहुत निचले तबके का मुसलमान, जी, यानी जिसको मुसलमान ही मालूम नहीं। अच्छा, और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे कोई भी रजाकार हो, अच्छा,
उसने क्या जुल्म किया, किसके ऊपर जुल्म किया, ये इतिहास अलग है, अच्छा इसे दिखाया अलग गया, अच्छा ये अलग विषय है। मगर जो इस्लामिक मुसलमान है अच्छा वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। जी अभी जैसा आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इनके अंदर भी जो है तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो देव भगवान को मानते नहीं। अच्छा, ऐसे लोग हैं? मुस्लिम जो है तो मराठा समाज के अंदर है ऐसे लोग? हिंदू समाज के अंदर ऐसे लोग हैं? ऐसे कई लोग बता दूंगा मैं आपको, अच्छा, जो भगवान को नहीं मानते। तो सर उनका जाति मसला है ना, वो तो खैर अपना अपनी तो आज़ादी है। देखिए वो भगवान को मानते नहीं, क्योंकि उनको वो बोलते हैं कि दुनिया में कुछ भगवान है नहीं। तो ऐसे रजाकारों से आप हमको क्यों ये कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ गलत काम किया, कुछ गलत काम किया, तो उससे जो है तो पूरे मुस्लिम समाज को क्यों आप गिनते हो? वो जिन्होंने किया था वो उनका अमल था, हम हमारे अमल की बात करें। हम देश में शांति का पैगाम हमेशा देते रहते हैं, और देश के लिए जो है तो मुसलमानों को खून बहा है, ये भी तो इतिहास है। सर मैं ज़्यादा सवाल कर रहा कि आपने बहुत नाराज़गी की बात की है। अगर देश के लिए मुसीबत आती है, जैसा आपने कहा कि मैं आरक्षण के लिए अपने आप को आग लगा दूंगा, कल अगर देश के ऊपर संकट आता है तो क्या नज़रुद्दीन फारूकी देश के लिए मर मिटने को तैयार है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि नज़रुद्दीन फारूकी नहीं, नज़रुद्दीन के घर का हर सदस्य जो है तो देश की आज़ादी में और देश के लिए खून बहाने की जब बात आएंगी तो मुस्लिम समाज, नज़रुद्दीन फारूकी ही नहीं, मुस्लिम समाज का हर बंदा जो है तो देश के लिए पहले कटने की बात करेगा। बाकी समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने समाज के दर्द को और उसके जज्बात को जानता हूँ। अगर देश के ऊपर जब भी मुसीबत आई, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली ज़ात समाज, मुस्लिम समाज। आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, आज़ादी की जंग और आज़ादी की आवाज़ उठाने वाली जो कौम है वो मुस्लिम समाज है। ये अलग बात है कि हमारे इतिहास को दबा दिया गया। जी, आज जो हमारा इतिहास है उसे बदला नहीं जा सकता, और हमारे जो जज्बात है, हमारे जो ख्यालात है देश के हित में, इसे बदला नहीं जा सकता। क्योंकि ये हमारा कुरान हमें बताता है कि वतन से सर पर जो मोहब्बत है, जी जी, ये हमें हमारा कुरान बताता है। और जहाँ पे कुरान बताता है वहाँ पे मुसलमान उसके बाद कोई बात को नहीं मानता। सर अब जाते जाते, क्योंकि अब 1 हफ्ता बच गया है 17 सितंबर को, तो मराठवाड़ा वासियों को, देशवासियों को देशभक्ति पे कुछ शुभकामनाएं, कुछ संदेश, मुबारकबाद का देंगे आप? क्योंकि आप एंड हो रही बात अपनी आप। देखिए, हम मुबारकबाद कौन से बुनियाद पे दे, मेरा सवाल पे मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं मेरे राज्य से, देश की जो हुकूमत है उससे मुतमईन नहीं हूँ, तो मैं किस तरीके की शुभकामनाएं दूँ? ये आपका व्यक्तिगत मत है? मेरा व्यक्तिगत मत है। अच्छा जी। और मेरा ही नहीं, आप किसी भी मुस्लिम समाज के बंदे से अगर इस बात पे अगर बात करेंगे तो वो यही बात करेगा कि हमें मिला क्या। आज टीपू सुल्तान ने जो है तो देश की आज़ादी की जो संगे बुनियाद डाली, आज टीपू सुल्तान के नाम से जलन है जी। आज मेरे मज़हब के एक बंदे ने, क्योंकि मैं मज़हब से गिन रहा हूँ, जी जी, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मज़हबी इसलिए कह रहा हूँ जी जी, कि टीपू सुल्तान ने आज देश की आज़ादी की आवाज़ उठाई, पहली सदा लगाने वाला बंदा जी, जिसने देश के लिए शहीद हो गए, जी, आज जो है तो उसकी नाम से नफरत, उसका एक चौक बना दिया जाए तो उस चौक से नफरत, तो फिर मैं कहाँ से आज़ादी की मुबारकबाद दूँ? मतलब आपकी नाराज़गी नाइंसाफ़ी को लेकर है? बिल्कुल नाइंसाफ़ी को, देश को लेकर नहीं है। देश में हम जो है तो शांतिपूर्वक जी रहे। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के जैसा कोई देश ही नहीं। मतलब आप देशभक्त है? मतलब बिल्कुल, देश के लिए जब बात आएंगी। आपकी नाराज़गी नाइंसाफ़ी को लेकर? नाइंसाफ़ी, क्योंकि सरकार ने नाइंसाफ़ी की, हम सरकार पे नाराज़गी है? बेशक। ओके।